प्रोडक्ट। क्यों? ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हम वेक्टर्स के लिए बात करते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्केलर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फाइन। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? अगर मान लो हमारे पास ए एंड बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेगा? ए बी cos थीटा। अब cos थीटा क्या है? cos थीटा a और b वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे? a डॉट b लिखेंगे। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये रिजल्ट देगा, और रिजल्ट हमेशा याद रखना एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। रिजल्ट क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आर होगा। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेते हैं कि a b और साइन थीटा। साइन थीटा वही ए और बी के बीच का एंगल, लेकिन इसका रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं? वो एक क्या होता है? आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, याद रखना। ठीक है, और ये क्या हो जाता है कि ए क्रॉस बी, ये तो हम जान गए। लेकिन अब हम वेक्टर को लिखते हैं, मान लो कि ये हमारा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, लिख सकते हैं ना। तो ये आई जे के ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स है, और यूनिट वेक्टर्स क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को बोलते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को बोलते हैं। तो अगर मेरे को किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चंस में कभी ऐसा बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर या फाइंड आउट द डायरेक्शन, तो मतलब आपको ये निकालना, आप ये निकाल के छोड़ नहीं दोगे। हमेशा ध्यान रखना, ये निकाल के छोड़ नहीं दोगे, आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, हम सबसे पहले अगर वर्क की बात करें, वर्क या कार्य की बात करें, तो ये क्या होता है भाई? वर्क या कार्य यानी कि हमारे पास जब भी हम कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो वस्तु या तो घिसकेगी या कुछ तो ऐसा शो करेगी ना कि जिसपे हमें ये पता चले कि हाँ वो वर्क कर रही है, हाँ वो वर्क कर रही है। अगर जैसे कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, हाँ एक टेबल पर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया या बल अप्लाई किया, फोर्स या बल अप्लाई किया, तो क्या होगा बताओ? ये क्या आगे खिसकेगी? ठीक है, आगे खिसकेगी, ये आगे खिसकेगी। मान लो कि ये इस बी पॉइंट पर खिसकी, तो बी पॉइंट तक क्या हुआ? यहाँ से जब वो इसके मेन पोजीशन से एक्चुअली हम लोग डिस्प्लेस लेंगे, तो मेन पोजीशन में मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस खिसकी है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना है, हम इसको क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्टेंस नहीं करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए क्या करेंगे कि ये फोर्स के डायरेक्शन में ही खिसकता है। याद रखना, वर्क हम तभी कहेंगे जो कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस बॉडी पर, और वो वर्क डन कर रहा है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में ही होता है। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसी डायरेक्शन में ही खिसकेगा, वो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू बताऊं तो वो क्या होता है, सॉरी अगर मैं वर्क की वैल्यू बताऊं तो वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी आती है। याद रखना, स्केलर क्वांटिटी आती है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल। एसआई यूनिट क्या है वर्क की? जूल है। ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे कैसे? एफ डॉट एफ डॉट मतलब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है? डॉट प्रोडक्ट। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है बताओ? डॉट प्रोडक्ट आपका अधिकतम या मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल हमें क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिले। मिनिमम कब होगा? एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और मिनिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब आगे तो हम इसका मतलब क्या है कि fx fy fz होगा, dx dy और dz हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट ध्यान रखना, यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब देखो, क्योंकि हम अब इसका ऐसा यूनिट देखो, तुम लोग के पास डायमेंशन एनालिसिस भी आता है। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बताओ? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, यानी कि आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, और इनटू डिस्टेंस लिख सकते हो। तो मास का केजी होगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, और एस का क्या लिखोगे? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का भी मीटर लिखोगे, यानी कि आप लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
यानी कि आप लिखोगे m l स्क्वायर e माइनस 2। तो ये आपके किसका हो गया डेरिवेशन एनालिसिस, वर्क का। वर्क का यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहली बात तो देखो जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा वर्क का, आपके पास जूल हो जाएगा, ठीक है। जूल क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस है इसलिए न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन जब हम सीजीएस यूनिट में आते हैं तो सीजीएस यूनिट में ज्यादातर सेंटीमीटर और ग्राम में काम करते हैं। इसका मतलब क्या कि वहां पर क्या हो जाती है डाइन, डाइन और क्या हो जाएगा इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं अर्ज कहते हैं, अर्ज ERG। इस 9 सेंटीमीटर को हम एक्चुअली अर्ज कहते हैं, जैसे कि हम न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं जूल कहते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अर्ज। क्यों भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में 2 आती है पावर और डाइन में 10 टू द पावर 5 आती है पावर, ठीक है। जब कन्वर्जन करते हैं तो ऐसा पावर आता है, ठीक है। क्यों, अरे डाइन में 5 आएगा, जब न्यूटन को हम डाइन में चेंज करेंगे तो 5 आएगा और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 आएगा। तो अर्ज में क्या हो जाता है, अर्ज में क्या हो जाता है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ज। नहीं माइनस में नहीं, अर्ज छोटी क्वांटिटी है ना, वो बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। अब देख लो मैं आपको बोलना चाहूंगी ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। और ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स ही आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। ये जो आपके वर्क के प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं ना वो एक ग्राम मीटर, केजी मीटर, सीधे सीधे देखो पहला है केजी मीटर, केजी मीटर, ठीक है। अब केजी मीटर कैसे इस्तेमाल करोगे, मतलब 1 केजी आप एफ लगा रहे हो। वेट कैसे लेते हैं, वेट एक्चुअली इज द फोर्स, वेट एक्चुअली इज द फोर्स। तो आपको 1 केजी आप 1 मीटर की डिस्टेंस पर खिसका रहे हो, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए दोनों के बीच में cos 0। याद रखना एंगल इन दोनों के बीच में हम cos 0 डिग्री लेंगे तभी जाके बन आएगा। तो ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट केजी मीटर हो गया या आपका क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, केजी मीटर या आपका ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका रिलेशनशिप निकालो, तो क्या निकालोगे कि 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ज, 980 केजी मीटर, या हम ये भी कह सकते हैं 1 केजी मीटर, 1 केजी मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल, 9.8 जूल ग्रेविटेशनल यूनिट है। आपको बचपन में क्लास में भी बताया गया होगा कि जब हम लोग वेट लेते हैं तो वो वेट जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ले रहा है। इसलिए जब वेट लेने को बोलते हैं तो बोलते हैं कि सर हमेशा ऐसे सीधा रखिए जिससे कि आपके बॉडी का जो सेंटर मास है वो आपके एक्सियल में अलाउंड हो, ऐसे झुके खुद देख के ये सब नहीं किया जाता। ओके, सो ये आपका क्या हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट में, एक तो आपका हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर और एक हो गया आपका 1 केजी मीटर। क्लियर है, क्लियर है। और एक देख लो कि 1 केजी मीटर, 1 केजी मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, 10 टू द पावर ग्राम सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, ये आपका क्या करवाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, प्लस जो एमसीक्यूज आते हैं ना छोटे छोटे एमसीक्यूज वो इसमें आपको हेल्प करेगा। क्लियर है। चलिए हम नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ, एक्चुअली देखो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स सीधा हम मैथमेटिकली हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। फोर्स क्या है, F डॉट S cos थीटा, यानी कि cos थीटा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। cos थीटा की एक वैल्यू आती है आपकी +1 और cos थीटा की एक वैल्यू +1 आती है, एक बार -1 आती है। +1 कब आती है 0 डिग्री पे, -1 कब आती है 180 डिग्री पर। 180 डिग्री क्या मतलब है कि एकदम ऑपोजिट वाला बैक। सो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब तुम्हारे पास cos थीटा की वैल्यू +1 आएगी, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू योर 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, +1 0 डिग्री पर आता है, तो 90 से छोटा होना चाहिए और थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या लिख सकते हैं, जब हमारा जो पिस्टन वाला सिस्टम होता है ना, पिस्टन में गैस जब एक्सपैंड करती है तो गैस के द्वारा जो किया गया वर्क है वो पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ गैस का में वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि गैस का फैलाव, गैस का फैलाव आपका पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव कार्य होता है। दूसरा, जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है ग्रेविटी के अंदर, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बॉडी अगर फ्रीली गिर रही है तो भी वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। और कौन सा एग्जांपल है,
ये देखो कोई भी काम जिसमें भी आपका 90 डिग्री से छोटा हो रहा है एंगल, आप उसको इसमें डाल देना, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा। अब देखो जैसे घास वास काटते हो ना, घास काटने में जो रोलर होता है वो क्या होता है, ऐसे, तो क्या उसका एंगल कैसे होता है, छोटा होता है ना, ऐसे ऐसे छोटा होता है एंगल, छोटा होता है एंगल, तो 90 से छोटा, तो लॉन काटने वाली छोटी हो गई। फिर स्प्रिंग को जब फिश करके छोड़ते हो आप, स्प्रिंग को छोड़ते हो, तो रिलीज ऑफ स्प्रिंग लिख लो, रिलीज ऑफ स्प्रिंग लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की क्या बात है, नेगेटिव वर्क डन में मैं कहूंगी क्या कि जब हमारा cos थीटा जो है वो -1 आ जाए, यानी कि आपको थीटा को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री करना पड़ेगा, यानी कि आप बोलोगे जब ये बड़ा हो, जब ये चीज आपके और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, अगर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में बॉल को उछाल रही हूँ, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में अगर हम किसी भी वर्क को करवा रहे हैं कि आपको बॉल उछालना, बोलो बॉल को कैच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे थ्रो कर रहे हैं, कैच। आपका जो स्प्रिंग गया वापस जब आ रहा है तो वो नेगेटिव वर्क डन हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल से ज्यादा बड़ा हो गया या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये रफ सरफेस पे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, रफ सरफेस पे क्या काम करती है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। रफ सरफेस पे अगर हम फ्रिक्शन काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रफ सरफेस है मान लो, और यहाँ पर हमको एक बॉक्स को फोर्स लगा के आगे खिसकाना है, ठीक है, तो और यहाँ पर क्या काम करेगी, यहाँ पर तो कपड़े, यहाँ पर कपड़े, यहाँ पर फ्रिक्शन का काम होता है, ठीक है। सिंस यहाँ पर फ्रिक्शन का काम आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, नेगेटिव वर्क करेंगे, नेगेटिव कार्य होगा। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए कि वर्क डन इज नेगेटिव और पॉजिटिव या जीरो, 3 ऑप्शन होते हैं वर्क का, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो वर्क डन हो सकता है। मुझे बताना जीरो वर्क डन हम लोग एग्जाम पर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अब देखो एक और चीज, एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि आप इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे वर्क डन करवा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करवा रही है। ये लिखो, एक एग्जांपल में यहाँ पर लिख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक एंड ऋणात्मक आवेश आकर्षित कर रहे हैं। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव वर्क डन कर रही है। लेकिन जब सेम चार्जेस रिपल करते हैं, सेम चार्जेस रिपल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन हो जाती है, नेगेटिव वर्क डन हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन, मतलब सेम धनात्मक धनात्मक हो गया, ऋणात्मक ऋणात्मक हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। एक होता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो cos थीटा जो है वो हमारा जीरो आ जाए, सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हमारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। याद करिए जब हम कोई भी साइक्लिक प्रोसेस लाते हैं तो गोल घूम के हम वहीं पर आते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में गोल घूम के हम वहीं पे आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलते हैं, जीरो है, दैट मींस वर्क डन इज जीरो, क्लियर है। लेकिन सबसे ज्यादा काइनेमेटिक्स में आपके 90 डिग्री पर ही जोड़ दिया जाता है, तो याद रखना कि जो पुली वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भारी वजन तो ले रहे हैं, मास तो ले रहे हैं 100 केजी का, लेकिन वो अपने कंधे पर रखते हैं, कंधे पर रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि 90 डिग्री का होता है, मतलब वो मूव ये फॉरवर्ड कर रहा है और उसका फोर्स आपका नीचे के जा रहा है, दैट मींस कि वो 90 डिग्री का फोर्स होता है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि पुली ऐसे मूव कर रहा है, पुली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसका बोझा तो शोल्डर पर है ना, शोल्डर पर उसके मास है, ठीक है, शोल्डर पर मास है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए पुली हम अगर देखें तो पुली का वर्क डन क्या है, जीरो। सच्चा व्यक्ति है, थोड़ा सा बोलते काम कर, साइंस में बोलते भाई तू काम ना कर रहा है, एनी आप हाँ एनर्जी लॉस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद जब हम हॉरिजॉन्टली स्मूथ सरफेस लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एकदम फिसलन वाली, स्टक करके फिसलन वाली सरफेस है, तो वहां पर जब हम किसी चीज को खिसका रहे हैं, किसी ब्लॉक को खिसका रहे हैं, तो वो स्मूथ करके आगे निकल जाती है, ठीक है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसमें काम नहीं करता है, तो इसलिए वो क्या होता है, जीरो वर्क हो जाता है, नो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ
वर्किंग हो गई, कहाँ पर हो गया, वर्क करेगा आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में वर्क डन 0 हो गया, कूलिंग में वर्क डन 0 हो गया। और भी एग्जांपल है, हाँ क्या हुआ? अच्छा स्मूथ इनिशियल थोड़ा सा लगा, स्मूथ जो होता है ना, अगर आप एक इंस्टेंट से इंस्टेंटेनियस नोट कर रहे हो तब जाके वो 0 होगा। इसके लॉजिक है पीछे बाद में बताते हैं हम लोग जब हम फ्रिक्शन पढ़ाते हैं बच्चों को ज्ञान वगैरह में, तो उसमें पता नहीं एट ए इंस्टेंट देखा जाता है सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा तो इनिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूटन्स के लॉ हम जानते हैं कि अगर कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन ही रहेगी, एक्सटर्नल क्लूज है। हाँ, तो बहुत ज्यादा स्मूथी सरफेस होगा हॉरिजॉन्टल का, तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, जो वर्क हाँ वर्क तो 0 हो गया, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो बहुत ही कंपैरेबल बहुत छोटा होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई फोर्स में दैट्स व्हाई वी आर सेइंग, पर एट ए इंस्टेंट हम कैसे कर लेंगे, न्यूटन का लॉ नहीं वायलेट कर लेगा इसमें, न्यूटन का लॉ को वायलेट कर जाएगा ना इसमें, ये इसका रीजन है। और भी देख लो, आपका जो वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टर क्या करेगा, जो खड़ा ऐसे है वो उसको ऊंचाई पर ले जा रहा है, ठीक है, ऊंचाई पर उसका मास ले जा रहा है। तो व्हेन इट इज मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूविंग कर रहा है, मास उसका ऊपर है, तो दैट मींस अ 90 डिग्री एंगल, सो इट इज आल्सो 0। तो वर्क के हमारे पास 3 फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या, या तो 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। एक में 90 डिग्री होगा और बाकी में 90 से बड़ा या 90 से छोटा। बैंक वाले भी दे दो, फिर उससे ऐसे बैंक रहता है। देखो मैथमेटिकली हम वर्क डन कैसे कर सकते हैं, वर्क डन मान लो कि कभी एग्जाम में आपके पास एक ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, और उस ग्राफ से आपको वर्क डन निकालना है। तो इस ग्राफ के अंदर जितना भी आपका एरिया आ रहा है, ठीक है, ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो आपका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस, या आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये भी एक वर्क डन ही है। मतलब क्या क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक ग्राफ आती है, उस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होता है वो हम उसका वर्क डन ही बोलते हैं उस प्रोसेस का, पहली चीज। दूसरी चीज हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम लोग क्लास में पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे कि कंजर्वेटिव हम उनको कहते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। मतलब ये किस पर डिपेंड करते हैं, पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करते, पथ पर निर्भर नहीं करते। ऐसे क्वांटिटीज या पैरामीटर जो भी हो, क्वांटिटीज या पैरामीटर जो भी, जैसे कि आपका यही वर्क डन, एग्जांपल ले लो वर्क डन का। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये नॉन कंजर्वेटिव है जो कि पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट यानी कि पथ पर निर्भर करते हैं। पथ पर निर्भर कौन करता है भाई, बताओ। पथ पर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स करता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात है, कितना सरफेस स्मूथ है क्या है, ये सारी चीजें फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो रोटेशन मैकेनिज्म में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऑल दिस थिंग्स क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। सीधा सीधा आपको ये बताना है कि ये किस पर डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर, ठीक है, यानी कि जहां से शुरुआत हो रही है, शुरुआत और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, डिपेंड, शुरुआत और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जांपल का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी
तो याद रखना साइक्लोट्रॉन में जो इंडक्शन फोर्स हम लोग इनिशिएट करते हैं, साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन पर पथ पर डिपेंड करता है। तो इंडक्शन फोर्स इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है।